मुझे उड़ना नहीं आता मगर मैं परवाज करता हूं। तो बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ जाता है इस खास प्रोग्राम का, और इसी के साथ आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं बिना कोई वक्त जाया किए, क्योंकि पहले हमारे सभी खास मेहमान बहुत इंतजार कर चुके हैं इस खास प्रोग्राम के शुरू होने का, मैं दावत देना चाहती हूं अपने साथी, बेहद जिम्मेदार, बेहद संजीदा साथी कमल कौशिक साहब को। खबरें अभी तक के आउटपुट हेड हैं, इनपुट हेड हैं, और अपनी जिम्मेदारियों से तमाम तर मखसूस अंदाज में उन्होंने इस कॉन्क्लेव में भी एक बड़ा रोल अदा किया है। कमल जी स्टेज पर आए हैं। कमल जी के साथ यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएंगे जनाब आशीष बुटेल साहब, सीपीएस शिक्षा हिमाचल प्रदेश। इंतहाई अदब के साथ आपसे गुजारिश है आशीष साहब कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। और इसी के साथ अपने दो बेहद खास मेहमानों का मैं यहां स्वागत करना चाहूंगी स्टेज पर। जनाब डॉक्टर राजेंद्र कुमार यादव साहब, सीनियर डायरेक्टर हैं आउटरीच एंड इंटरनेशनल एडमिशंस के। डॉक्टर राजेंद्र साहब, इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। और इसी के साथ मेरी गुजारिश है हमारे एक और खास मेहमान जो आज के शाम को बेहद खास बनाने वाले हैं, मिस्टर मोहित नारंग जी, चेयरमैन सतयुग दर्शन विद्यालय। ये भी बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं और दोनों ने अपने फील्ड में बेहतरीन काम को अंजाम दिया है। और मेरे साथी कमल से मेरी गुजारिश है कि आगे की जिम्मेदारी को आप आगे बढ़ाएं। कमल, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद मुमताज। और हमारी डिप्टी एडिटर ने बहुत बेहतरीन बात कही शुरुआत में ही। और शिक्षा को लेकर हमेशा चर्चा बहुत होती है, लेकिन आज भी शिक्षा को लेकर हमें क्या काम करने की जरूरत है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में देश आगे तरक्की कर रहा है या फिर पुराने ढर्रे पर हम चल रहे हैं? सवाल कहीं, लेकिन जवाब आज इस मंच से जरूर मिलेंगे। और यही हमारा मकसद है कैट एडू कॉन्क्लेव 2023 का, क्योंकि आज भी एजुकेशन को लेकर हमेशा से ही अभिभावकों की चिंता ही रहती है कि बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, भविष्य क्या हमारा सही दिशा में बच्चों का आगे बढ़ रहा है, ये भी तो कई सवाल है। लेकिन आज इस मंच का एक और उद्देश्य है, वो ये उद्देश्य है कि सरकार और शिक्षाविद दोनों आमने सामने बैठकर चर्चा करें और एक नतीजे तक हम जरूर पहुंचे, ताकि यहां पर एक ऐसा फैसला लिया जाए कि हम सब ठाने कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में हम परस्पर सभी योगदान देंगे। और यही उद्देश्य है। आशीष जी, आज बड़े बड़े नाम भी हैं, शिक्षाविद हैं और एजुकेशन में बहुत बेहतरीन काम किया, चाहे मोहित नारंग जी की बात करूं, मैं राजेंद्र जी की बात करूं, और आप तो बेहतरीन काम कर ही रहे हैं, आपकी सरकार भी कर रहे हैं, आपकी सरकार का दावा हिमाचल प्रदेश में रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ा अहम सवाल ये हो जाता है कि जब हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की बात होती है तो साक्षरता दर बेहतरीन होती है और बार बार हम कहते हैं कि लोग तो जागरूक है, लेकिन सरकार कितनी जागरूक है, लोगों की जागरूकता का फायदा कैसे उठाया जा रहा है? क्या आज भी चुनौतियों से भरा पड़ा है शिक्षा का क्षेत्र? धन्यवाद कमल जी। हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, भौगोलिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की ऐसी है जहां पर एक पहाड़ी राज्य के नाम से हिमाचल को जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत सारी कठिनाइयां हमें उनका सामना करना पड़ता है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन मैं ये भी साथ में यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आज़ादी के समय पर हमारी जो शिक्षा की दर थी वो तकरीबन 4.8% थी, आज वही देश में तकरीबन सबसे ऊपर के पायदान पर आज खड़ी है। और आज अगर हम कहें तो 82.8 की दर से हम हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का स्तर आज वहाँ पर है। और मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ही अगला सेंसस आएगा तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो हिमाचली लोगों का अगर सेंसस कोई होता है तो उसमें 100% लिटरेसी रेट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि जागरूक हैं लोग हिमाचल के, और मैं खास धन्यवाद करना चाहूँगा उन माता पिताओं का जिनके बच्चे आज किसी भी चाहे एलिमेंट्री में है, चाहे हायर सेकेंडरी में है, चाहे कॉलेजेस में है, चाहे यूनिवर्सिटीज में है, जिनके माँ बाप उनको वहाँ तक भेजने का मन बना चुके हैं। और उनको ये मालूम है कि अवेयरनेस, और ये ही नहीं कि एजुकेशन किसी को हमने देनी है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर भी हमको ध्यान देना है। सरकार आए हुए 6-7 महीने हुए, नई सरकार बनी, आते ही हमने ऐसे कुछ कदम उठाए हैं जहां पर हमें ऐसा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र है उसको और किस तरह से उसका विस्तार किया जाए, किस तरह से हम छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए उनके फ्यूचर को देखकर हम किस तरह से आगे काम कर सकते हैं। और
हमारा एक मानना यह है कि अगर उन बच्चों का फ्यूचर बनेगा तो हमारे प्रदेश का भी फ्यूचर अच्छा होगा और देश का भी फ्यूचर अच्छा होगा। इसको लेते हुए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें से एक मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की लागत से आज राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स बनने जा रहे हैं। ये डे बोर्डिंग स्कूल्स हर एक विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं और प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक ये वहां पर क्लासेस वहां पर चलेंगी। और ये ऐसे डे बोर्डिंग स्कूल्स होंगे जहां पर बच्चा एक बार सुबह जब आ जाएगा तो शाम को अपना भोजन दोपहर का वहीं करेगा, खेल कूद उसी स्कूल में कर कर, पढ़ाई लिखाई उसी स्कूल में कर कर, फिर जब अपने घर में जाएगा तो सिर्फ अपने माता पिता का लाड प्यार लेने जाएगा। बाकी उसके ऊपर उसको, ताकि हम बर्डन बहुत ज्यादा ना करें, उसको भी सोचते हुए हमने ये डे बोर्डिंग स्कूल्स की बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में 17 डे बोर्डिंग स्कूल्स तो हमारे जिनकी एनडीएस आ गई और उनके लिए बजट भी मंजूर हो गया है, जिनके पास जमीन थी, क्योंकि हम लोग तकरीबन 50 बीघे की जमीन इसके लिए ढूंढते हैं। और इसके अंदर आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की भी हमने बात की है। और जहां जहां पर जरूरत हुई तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स बनेंगे, जिसमें शिक्षा तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ खेलकूद में नंबर 1 हिमाचल प्रदेश आगे बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हम लोग ला रहे हैं, जिसकी हम चर्चा बीच में करते रहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की जो करंट गवर्नमेंट है जी, वो शिक्षा उनकी प्रायोरिटी, और शिक्षा प्रायोरिटी होने के साथ साथ जो हमारे युवा हैं जो शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे, उनको ऐसी शिक्षा मिली हो जिसके जरिए वो अपना रोजगार कमा सके, रोजगार के लिए उनको कोई अवसर मिल सके, उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा ध्यान दें। जी, आगे इस पर और भी बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या कदम उठाए, क्योंकि आपने खुद कहा कि नई नवेली सरकार है, लेकिन आपने कई योजनाएं चलाई है, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजेंद्र जी, यहां पर सवाल एजुकेशन सिस्टम पर कई बार उठते हैं। अगर मैं इस मंच से ये कह दूं कि सब कुछ ठीक ठाक है तो ये बेईमानी होगी। आज भी कमियां जरूर आप देखते होंगे, आपने एजुकेशन के सिस्टम में रहकर बहुत काम भी किए हैं, लेकिन आज वो कमियां खामियां आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज आशीष बुटेल जी, हमने कोशिश ये की है कि जो एजुकेशन के मामले में खुद एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे सामने बैठे हैं, मोहित जी हैं, राजेंद्र जी हैं, तो ये फीडबैक देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक सरकार और सिस्टम में बैठे लोग और जो सिस्टम के बाद बिल्कुल जिनकी जड़ है, जो एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप राजेंद्र जी क्या सजेशंस देना चाहेंगे सरकारों को, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी? नमस्कार। मैं नारनौल एक जगह पड़ती देहात है, महेंद्रगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे जो शिक्षा का क्षेत्र है अब काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुका है, उत्थान हो चुका है उसका। लेकिन अभी भी जिस तरह से मैंने लगभग 149 स्कूल्स में जा कर के और लगभग 53 यूजी कॉलेजेस में जा कर के बच्चों से इंटरेक्ट किया, बच्चे पढ़ जरूर रहे हैं। जिस तरह का एक ढर्रा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनको ला करके एडमिट कर दिया जाता है और वहाँ पे विद्यालय में या महाविद्यालय में उन बच्चों को ये नहीं अभी तक पता है कि 10th में, यदि मैं छोटे लेवल की बात करूं, 11th में जाकर के 10th वाले बच्चों को कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, क्यों चुनने हैं, और वो सब्जेक्ट चुनने के बाद में वो कहाँ तक, किस मंजिल तक उनको लेकर के जाएंगे। जो कैरियर काउंसलिंग का पार्ट है अभी तक भी काफ़ी जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं है, केवल दिखाया जाता है प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में कि इस तरह की कैरियर काउंसलिंग होती है। सरकारी स्कूलों में तो मैंने जहाँ तक देखा, हरियाणा में खासतौर से मैं बात करूँगा क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा नहीं गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति दयनीय है अभी तक। बार में यदि मैं 12वीं की बात करता हूं, बच्चे 12वीं क्लास तक आ जाते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस उनको देने चाहिए, अभी तक उन बच्चों ने वो नाम तक नहीं सुने हैं। लगभग मैं 12-13 हज़ार बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूं अब की बार। और इवन यूपी में भी, मैं लखनऊ में एक सीएमएस है, वहाँ पे भी लगभग 5000 पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करके आया हूँ। उनको यहाँ तक नहीं पता कि यूसीड क्या होता है, एनआईडी क्या होता है, एनआईएफटी क्या होता है, या एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता उनकी फीस नहीं दे पाते हैं, एक टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए एक आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो 56,000 रुपए का स्टाइपेंड सकते हैं। केवल मात्र उनको 60% मार्क्स चाहिए पीसीएम के 12th में, बच्चों को पता ही नहीं है।
एनडीए के लिए भी, नेशनल डिफेंस एकेडमी की मैं बात करूं, बहुत से कम बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो फॉर्म्स भरें इस तरह के। ये थोड़ी सी जिम्मेवारी सरकार की भी होनी चाहिए कि इस तरह से हम उन बच्चों को एटलीस्ट जागरूक तो करें कि 12th के बाद में ये एरियाज अभी उपलब्ध हैं, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन उनको देने हैं। जी जी, आपने एक बेहतर पॉइंट रखा। मैं एक एक करके जवाब ले लेता हूं, क्योंकि सरकार में जिम्मेदारी होती है और आशीष बुटेल जी की हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जरूरतमंद जो बच्चे हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनको समझाएं कि वो कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर उन बच्चों का फ्यूचर बना तो देश का फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल सही बात है। बच्चों का फ्यूचर होगा तो देश का भी फ्यूचर होगा और अच्छा फ्यूचर होगा। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी स्कीम सरकार की वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी भी हमारे साथ साथ हमें, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही वो, लेकिन जो हम लोग जितने भी यहाँ पर आज आए हैं, मुझे लगता है हमारी भी एक बहुत बड़ा रोल और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोग भी उन स्कीम्स को बच्चों तक पहुंचाएं। इसी दिशा में हम लोगों ने कदम उठाए। और जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कहा कि करियर काउंसलिंग की बात जिस तरह की, तो मैं एक बार फिर से यहाँ कहना चाहूंगा कि हाल ही में जो बजट हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात जो की है, वो हर एक कॉलेज के अंदर साल में 2 बार जॉब फेयर्स लगने हैं। और वो इसलिए लगने हैं ताकि उनको रोजगार के अवसर उनके सामने आए। नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2, जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा कि करियर काउंसलिंग का भी एक हम सिस्टम यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ये डेवलप करेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट डेवलप करेगा, जहाँ पे बच्चों से उनकी राय ली जाएगी, उनका इंटरेस्ट लिया जाएगा, और ना केवल उनसे, लेकिन जो वो पढ़ाई लिखाई 10वीं कक्षा तक, जिस तरह आपने कहा, क्योंकि सब सब्जेक्ट्स 10वीं कक्षा तक चलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट्स आपके चेंज होना शुरू होते हैं, तो इलेक्टिव्स जो हैं वो उनकी चॉइस पर निर्भर करे और उनका क्या इंटरेस्ट है, वो केवल उनकी चॉइस से ना हो, लेकिन बच्चों के साथ साथ जो उनके टीचर्स हैं वो भी अपना इंटरेस्ट पूरा वहां पर शो करें और ये देखें कि बच्चा वाकई में क्या किस चीज की उसकी तरफ किस तरफ उसका झुकाव है। लेकिन आशीष जी, काउंटर क्वेश्चन है इसे बीच में, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट करा। मुझे लगता है कि आज 9th-10th वाला बड़ा लेवल होना चाहिए, उस पर हमें गौर करने वाली बात है, क्योंकि सर वहीं से बच्चा, आपने भी कहा कि सोचता है कि मुझे क्या करना है आगे, किस स्ट्रीम में जाना है, तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है कि वहां पर बच्चों को समझाया जाए कि आप अगर यहां से अपनी फील्ड चूज करते हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस तरह की बातें होती हैं आज? बिल्कुल होती हैं। और उसके जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आज स्कूल हैं, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि तकरीबन हमारे 50% ऐसे स्कूल्स हैं और ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें हर एक स्ट्रीम अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा, बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखते हुए और उनकी जिस तरह की कैपेबिलिटी या जिस तरह का झुकाव जिस ओर हो, वो उनके टीचर्स भी उस पर फोकस करें और उससे उनको उनके साथ बैठकर डिस्कशंस हो। इस तरह का भी हम एक मॉड्यूल लेकर आने वाले। ठीक है मोहित जी, आपसे मेरा सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र से आप भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आज चुनौतियां बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे सामने बहुत से लोग बैठे हैं आज, बेशक हम चर्चा करें, इस मंच से करें, शायद उसके बाद बाहर जाकर ना करें, लेकिन आज हमें गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स, शिक्षक, अभिभावक और बाकी हमारी सरकार, सिस्टम और आप जैसे लोग, शिक्षाविद, क्या हमें सभी को मिलकर आज गंभीरता से विचार करने की जरूरत नहीं कि हमारी भागीदारी के बिना हम शिक्षा के क्षेत्र में जो आयाम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल आपकी ठीक बात है। देखिए, कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी तो सोसाइटल बेनिफिट नहीं होगा। हम सबको मिलकर करना है। इसमें जितनी बातें हो रही हैं, वो आता है कि हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बनाना भी चाहिए, बट क्या हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों में मानवता के गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर एक शिक्षा का हम लोग उद्देश्य लेकर चले, बिल्कुल, वो सिर्फ उसे शिक्षित करना नहीं है, उसमें संस्कार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हम भारत जैसे देश से बात कर रहे हैं जो कि पूरे संसार को संस्कार की बात करता है, बट क्या आज की डेट में, क्योंकि अभिभावक जितने भी हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो सोचते हैं जो संस्कार है वो स्कूल देगा। ऐसी हम कई चीजें हम बोल रहे हैं कि सरकार देगी, ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है। आजकल मोबाइल से भी फुर्सत नहीं मिलती सर। हाँ,
ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है जहाँ पे सबको इसके ऊपर सोचना चाहिए। अब एक बच्चा जो 9th में है उससे ऑफ कोर्स बात होनी चाहिए कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, उसके आईक्यू की बात हो रही है, बट ईक्यू और यानी इमोशनल क्वोशंट और एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशंट वो दोनों मिसिंग है। विदाउट एसक्यू ईक्यू एंड आईक्यू दोनों बैलेंस नहीं होता। इस चीज को कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा, सरकार के बड़े सराहनीय कदम है डे बोर्डिंग स्कूल सुन के। हम लोग 23 साल से बोर्डिंग स्कूल चला रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ उसको, और यहाँ पे 8 to 8 PM है, 8 AM to 8 PM, सेम कंसेप्ट पे। अच्छी बात है। उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट जो बच्चों को होगा वो मोबाइल मैं प्रोफेसर साहब से इस पर सवाल लेता हूं क्योंकि आपके माइक में थोड़ी समस्या थी। बात बेहतरीन तरीके से आगे जानी चाहिए। प्रोफेसर साहब एक पॉइंट मैं आपसे लूंगा, लेकिन शायद अब बेहतर तरीके से अपनी बात को आप आगे रख पाएंगे। सर कंटिन्यू कीजिए। मोदी जी। सो जैसे 8 AM to 8 PM का कंसेप्ट बताया डे बोर्डिंग का, उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट होने वाला है जो बच्चे मोबाइल फोन से दूर रहेंगे। जब वो घर जाते हैं तो मोबाइल फोन जो है वो एक बच्चों का डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पे ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है और वो एक नया चैलेंज है जो टीचर्स, स्कूल्स और गवर्नमेंट के लिए है, जहाँ बच्चे अपने होमवर्क AI से कर रहे हैं और वो टीचर से ज़्यादा जानते हैं, उनके पास नॉलेज का एक्सेस बहुत है, और वो क्वेश्चन जब पूछते हैं टीचर से वो इस तरह से पूछते हैं कि वो टीचर को टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, सरकार का जो फैसला होता है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने भी टैबलेट्स दिए हैं, स्टूडेंट्स को भी दिए हैं, शिक्षकों को भी ये मौका दिया है कि वो टैबलेट से बच्चों को पढ़ाए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं मोहित जी, इन चीजों को? देखिए, टैबलेट्स मिली हैं, बट टीचर के अंदर एक जो इंटेंट होनी चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हमारे को कुछ एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है जहाँ पे टीचर की इंटेंट हो कि हाँ, मैं अगर अपग्रेड करता हूँ तो मुझे मेरे लिए बेटर है, मेरी अपॉर्चुनिटीज और मैं ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल कर पाऊंगा। अभी ऑफ कोर्स देयर इज अ प्लोथरा ऑफ थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स हिम यह, तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर जो है वो भी अभी डिस्ट्रैक्टेड है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। उसका टेक्नोलॉजी है, कुछ टीचर्स कर रहे हैं अपग्रेड, बट कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी इकोसिस्टम जो है उसको पूरे इकोसिस्टम को काम करना पड़ेगा। ओके राजेंद्र जी, एक सवाल ये भी है, आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर, लेकिन एक पॉइंट ये भी है, जब कैपेबल नहीं होगा बच्चा, जब हम उसकी कैपेबिलिटी को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ पाएगा, नौकरी कैसे पा पाएगा? क्योंकि कोई भी अगर कंपनी है उसे एक योग्य उम्मीदवार चाहिए उसके लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। आपको लगता है इस पर काम हो रहा है हमारे देश में, स्कूलों में, हायर एजुकेशन में? हाँ, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सेंसिटिव आपने सवाल पूछा है। ये टीचर्स की या स्टूडेंट्स की, मैं तो दोनों की कहूँगा कि कैपेबिलिटीज़ डेफिनेटली उनका आकलन होना चाहिए। एक छोटे लेवल पे 7th 8th स्टैंडर्ड से ही आजकल एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस शुरू काफ़ी जगह पे किया गया और काफ़ी कारगर भी है वो। उसमें आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, तो उनका इंक्लिनेशन, उनका एटीट्यूडनल एनालिसिस, ताकि बच्चा किस तरह से किस डायरेक्शन में जाना चाहता है वो एक तो हो जाए। दूसरा, हमारे जो टीचर्स, मैं तो ये कहूँगा कि सरकारी स्कूलों के जितने भी टीचर्स हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तहत वो आते हैं, जैसे एसटेट है या सीटेट वगैरह है, ये लेकर के, लेकिन उसके बावजूद जो एक एटीट्यूडनल चेंज कैपेबिलिटी के अलावा जो टीचर्स में होना चाहिए, वो कई जगह उसका अभाव पाया गया है। स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी शुरू में दी गई, लेकिन आज उन स्कूलों में जाकर के हम देखते हैं तो ना तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ पे सरकार किस तरह से फेल हुई है, जो प्राइवेट स्कूल्स को इनको बढ़ावा दे करके और केवल दिखावा करके वहाँ पे केवल स्यूडो अरिस्टोक्रेटिक या स्यूडो जो है एक इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को बढ़ावा दिया गया, ना कि उनकी काबिलियत को, ना कि उनकी स्किल्स को, ना कि उनकी नॉलेज को, ना कि संस्कारों को बढ़ावा दिया गया। एक बहुत जरूरत है। एक बड़ा पॉइंट आपने उठाया, आशीष जी बेहतर तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। आशीष बुटेल जी, टीचर्स की कमी एक चुनौती तो बड़ी है, और मैं पढ़ भी रहा था, एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें आज भी कहा जाता है कि हमारे देश में 35% के करीब प्रोफेसर्स की आज भी कमी है, पद खाली है। 25% के करीब लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं। एक तो वो सवाल सर, दूसरा ये कि हम क्या, बच्चों को तो छोड़ दीजिए आप, उनको तो बाद में टीचर्स देखेंगे, लेकिन क्या हम जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन कर पा रहे हैं उस तरह से कि वो बच्चों को ट्रेन कर सके, बच्चों को बता सके, समझा सके कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है? देखिए, जो आपने प्रश्न प्रोफेसर साहब से पूछा था, वो टैबलेट्स के ऊपर आपने बात की थी और कंप्यूटराइजेशन की बात यहाँ पर हुई थी। मेरा मानना यह है कि हम लोग, उसका मैं पहले उत्तर देना चाहूंगा, बिल्कुल, कि जो हम वर्चुअल क्लासरूम्स कह लीजिए या जिस तरह वर्चुअल टीचिंग की जो बात हम लोग कर रहे हैं,
जैसा मैंने कहा, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारे हर एक गांव के अंदर आज एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसके अंदर टीचर्स की कमी जरूर है। जिस तरह से आपने कहा, वो चाहे रिटायरमेंट की वजह से हो रही है, किसी ना किसी वजह से, वो क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगाता है कि कहीं तो स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक स्कूल और एक टीचर, इस तरह के आरोप लगते हैं। बिल्कुल। और विपक्ष के, क्योंकि आपने ये नाम लिया, तो मैं एक जरूर यहाँ पे बात जरूर कहना चाहूंगा। पिछले 7 महीने की इस सरकार ने, चाहे बाय वे ऑफ प्रमोशंस, चाहे बाय वे ऑफ अपॉइंटमेंट्स, 1200 के करीब नई ऐसी अपॉइंटमेंट्स बाय वे ऑफ प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिससे जो हमारी खाली पड़े हुए रिक्त पद थे उनको भरा गया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि पिछले 5 साल में नहीं हो पाया, लेकिन अभी ये अच्छी बात है, लेकिन डी नोटिफाई कर दिए स्कूल, ये भी बताया जाता है। हाँ, उस पे भी मैं आता हूं। स्कूल अगर कोई डी नोटिफाई हुआ है अभी तक, वो स्कूल डी नोटिफाई हुआ है जिसके अंदर एक भी बच्चा एनरोल्ड नहीं। 0 एनरोलमेंट वाले अगर स्कूल डी नोटिफाई हो जाए, स्कूल बच्चों के लिए है, और अगर उसके अंदर एक भी बच्चा ना पढ़ता हो, तो मुझे लगता है कि उस स्कूल को डी नोटिफाई ही होना पड़ेगा। हम लोग, सरकार जो लोन ले रही है, सरकार जो खर्चा कर रही है, वो बच्चों के ऊपर करना है, शिक्षा के ऊपर करना है, शिक्षा बच्चों को ग्रांट करनी है। लेकिन अगर उस स्कूल के अंदर एक भी वहां पर बच्चा एनरोल्ड ही नहीं है, तो स्कूल को चलाने का फायदा क्या कैसे है? होगा सर फिर? प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो सुविधा देते हैं, अब मोहित जी कहेंगे तो हम तो बेहतर सुविधा देते हैं, आपने डे बोर्डिंग स्कूल चलाया, लेकिन वो बेहतर तरीके से चला रहे हैं, वहां पर ज्यादा सुविधा है। अब उस स्कूल में बच्चा कैसे आए? सरकारी स्कूल आपने खोल दिया, लेकिन प्राइवेट की तरफ फिर भी रुख क्यों? देखिए, उस पे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर कमी है, उसको कमी को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे आपने प्रोफेसर साहब ने बात कही, यहाँ पर इन्होंने बात कही कि अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें समय समय पर, मुझे लगता है, कोई ना कोई, जिस तरह से आप कह लीजिए, कोई क्वालिटी का सर्वे हमारा होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम जो कि हम डेवलप करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ताकि न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, ये तीनों चीजों का सर्वे यहाँ पर हो। जहां पर कमी हो उसको हम लोग पूरा करें। और आपने प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स की भी बात की। प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हमारे दो मित्र हैं, वो भी हमारे पार्टनर्स हैं इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, ऐसा नहीं। लेकिन जहां पर सरकारी स्कूल के अंदर जहां पर सुविधाएं नहीं, उसकी वजह से भी बच्चे जा रहे थे। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने, मैं फिर दोबारा से ये दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये पिछले 7 महीने के अंदर हुआ है। 7 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये करा है कि जहां पर टाट पर बैठकर बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करता था, आज उसको 40,000 डेस्क का ऑर्डर हुआ है। 40,000 डेस्क आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे। जहां पर बच्चे जमीन पर बैठते हैं, वो जमीन पर काम पढ़ाई नहीं करेंगे। उनके लिए वो सुविधाएं होंगी जो कि एक अच्छे स्कूल में मिलती है, चाहे वो प्राइवेट चाहे सरकारी स्कूल। लेकिन उनको एक अच्छी टीचिंग, उनको अच्छी एजुकेशन का सिस्टम, जहां पर स्कूल में टीचर्स की कमी है, उनको वर्चुअली क्लासरूम, मान लीजिए एक पालमपुर में कोई स्कूल है जहां पर हमारे टीचर्स पूरे हैं, लेकिन एक शिमला के जिले में अंदर जाकर कहीं एक स्कूल है जहां पर हमारे टीचर नहीं है, और तब तक वहां पर भर्तियां हो रही हैं, उनको समय लग रहा है। तो तब तक जो पालमपुर का टीचर है, वो जो अपना क्लासरूम में यहाँ पर काम करेगा, वो शिमला के उस दूर दराज इलाके पे वर्चुअली उसको पढ़ाएगा। तो ये सोच हमारी सरकार की है, जिसको हम ये करने जा रहे हैं। राजेंद्र जी, एक सवाल बहुत अहम है मेरा। कई बार देखा जाता है कि जो निजी संस्थान है उसमें बेहतर सुविधाएं देने का जरूर ये दावा किया जाता है, लेकिन उतने ही पैसे लिए जाते हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि सरकार के साथ मिलकर निजी संस्थान, यानी कि सरकार और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर ऐसा काम कर सके कि जिन बच्चों को जरूरत है पढ़ाई की, वो सस्ते दामों में पढ़ाई भी मिल सके, सरकार का भी काम पूरा हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अपने लेवल पर करेगी, सरकार के बजट में भी गड़बड़ आ जाएगी, लेकिन प्राइवेट अगर हेल्प कर दे सरकार की, तो उसके बाद क्या एक रिजल्ट निकले? नहीं, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे डेफिनेटली। यदि प्राइवेट संस्थान आगे बढ़ करके आते हैं कि हम कुछ सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे जा करके पढ़ाते हैं। जैसे हमने सुशांत यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 स्कूलों को अडॉप्ट कर रखा जो सरकारी स्कूल है। वहाँ पे हमारे जो
लो कॉन्फ़िगरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो हमने उनको दिए हैं। हमारे कंप्यूटर टीचर्स को हमने डेप्यूट किया है वहाँ पे जाकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतना किया है हमने। उनके टीचर्स के जो टीडीपीज है, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो हमारे संस्थान में बुला करके हमने उनको किया है। वहाँ के बच्चों को समर स्कूल्स के लिए हमने हमारे सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन में वहाँ बुला करके उन बच्चों को समर टाइम में जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं उनमें उनको पढ़ाने का प्रयास किया है। डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमें ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग्स तो सबके पास है, बोर्ड सबके पास में है, और बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए आ रहे हैं, फिर भी वहाँ बच्चे क्यों नहीं आ रहे, ये किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाए, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इसकी। ये रिसर्च का विषय है। बिल्कुल जी मोहित जी, जो प्राइवेट पार्टनरशिप है सरकार के साथ हो सकती है, आप मानते हैं इस बात को, और ये बेहतर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक बुलंदियों को छूने वाला कदम हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। राइट टू एजुकेशन जो है उसके अंडर 10% जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग होते हैं उनके बच्चों को एडमिशन देना होता है टोटली फ्री। आपकी सबकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो वो स्कूल्स देते हैं, उसमें प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन। हाँ, उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ज़रूरत है कि उसको कैसे किया जाए। जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि जो अच्छे स्कूल्स हैं वो अपने यहाँ पे जो लोकल स्कूल्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो एक तरीका है जहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास मीन्स हैं, आपके टूल्स हैं और आपकी सारा कुछ टीचर्स ग्रूम्ड हैं, वो लोकल स्कूल्स में जाके एटलीस्ट एक नयापन दे सकती हैं। तो वो हो भी रहा है, चाहे जैसे इन्होंने किया कि अडॉप्ट कर रखे हैं, ऐसे हम सब स्कूल्स को जानते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ स्कूल्स ने आगे स्कूल्स को अडॉप्ट कर रखा है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मावतपुर एक गांव है, वहाँ पे सत्युग दर्शन ग्राम शिक्षा केंद्र है जी। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं उनको शाम को पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता। तो जैसे हमारा विद्यालय है तो वहाँ से उनको शाम को पढ़ाई कराई जाती है। तो अपने लेवल पे तो हो रहा है, बट हाँ, गवर्नमेंट से अगर और सपोर्ट मिले और डायरेक्टिव मिले तो कहीं ना कहीं वो कंबाइन होकर एक अच्छा सिनर्जी क्रिएट की जा सकती है। यही सवाल मैं आपसे, क्योंकि आप सरकार में हैं, हरियाणा का मैं एग्जांपल रखता हूं। अगर प्राइवेट स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो हरियाणा में एक विकल्प दिया सरकार ने कि हम वहां पर जो बच्चों की फीस बनेगी वो एक अमाउंट प्राइवेट स्कूल्स को दे देंगे और वहां बच्चा जाकर पढ़ सकता है। इस तरह के इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या हिमाचल सरकार इस बारे में सोचती है? क्योंकि देखिए, आर्थिक स्थिति तो हिमाचल प्रदेश की भी किसी से छिपी नहीं है। आप भी सोचते होंगे कि अगर प्राइवेट पार्टनरशिप से बेहतर विकल्प अगर हो ही जाए और प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपके साथ मिलकर काम करे तो इससे ज्यादा बेहतर क्या? देखिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने जो अभी उदाहरण यहाँ पर दिया वो हरियाणा का दिया है। हिमाचल हरियाणा से थोड़ा सा भिन्न है, और किस तरह से भिन्न है, जिस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी से लेकर जो हमारे ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 18.5 लाख है। और जैसा मैं पहले कह चुका, भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है हिमाचल की, मतलब कंड्यूसिव नहीं है, अच्छी है लेकिन कंड्यूसिव नहीं है जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने। उसके बावजूद हम लोगों ने तकरीबन 15,500 एजुकेशनल सरकारी इंस्टीट्यूशंस हमारे पूरे प्रदेश भर में, और हमारे पास 4,300 के करीब में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जिसमें प्राइमरी से लेकर हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का भी इसके अंदर सारा सब कुछ समा जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये वहां पे पार्टनरशिप कहीं पर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सबसे जरूरी बात है जहां पर हम लोग शायद थोड़ा पिछड़ रहे हैं वो है दुर्गम इलाके, वो है दूर के इलाके। वहां पर प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो नंबर है वो बहुत ही कम है, वो भी बहुत लिमिटेड। वहां पे सरकारी स्कूल्स का नंबर बहुत हाई है, वहां पे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल, लेकिन जहां पर जैसे शहर है, मान लीजिए कोई शहर है, वहां पर स्कूल्स की कमी नहीं, वहां पर टीचर्स की कमी नहीं, वहां पर बाकी फैसिलिटीज की कमी नहीं है। तो पार्टनरशिप अगर कहीं पर होनी है तो उन दुर्गम इलाकों में हो सकती है। मैं ये समझता हूं कि जहां पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, हमारा फर्ज ये है कि हर एक बच्चा स्कूल जाए और उसको ऐसी शिक्षा मिले। वो लिटरेट नहीं चाहिए, वो बच्चा एजुकेटेड चाहिए। ही डजंट हैव टू बी लिटरेट, मतलब उसका हम ये नहीं चाहते कि हमने 100% की लिटरेसी की रेट अचीव कर लिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर हम 100% को एजुकेट कर सके
हमारे लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उसके लिए मैं ये मानता हूं कि अगर पार्टनरशिप्स कहीं हिमाचल में हो तो वो दूर दराज के इलाकों में जरूर हो, उसके ऊपर वेलकम करते हैं? वेलकम करता हूं। अगर कोई पार्टनरशिप बाहर के मैं ऐसा कहना चाहूंगा दूर दराज के इलाकों में, दुर्गम एरियाज में ऐसा मोहित जी करना कुछ चाहिए। कहना चाहते हैं इसमें, ऐड ऑन मैं करना इसमें चाहते हैं? एक ऐड करना चाहूँगा पार्टनरशिप में। जैसे हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम ह्यूमैनिटी ओलंपियाड है। ये इसमें जैसे मैंने बात की थी बच्चों में अच्छे संस्कारों की, तो उसमें हम गवर्नमेंट के पास गए कि हम लोग एक ओलंपियाड रखना चाहते हैं। बाकी लोग इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का ओलंपियाड रखते हैं बच्चों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए, बट बच्चे को कितना ह्यूमन वैल्यूज़ का पता है उसके लिए भी एक ओलंपियाड होना चाहिए और टोटली फ्री होना चाहिए। आपको जान के खुशी होगी, चाहे हिमाचल सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, हर गवर्नमेंट ने उसका वेलकम किया, पार्टनरशिप करी, और आज की डेट में ये कम से कम 8 to 9 स्टेट्स में आराम से होता है फ्री, और कम से कम 20 लाख बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने कहा कि अगर अच्छा कोई प्रपोजल है तो गवर्नमेंट भी साथ में इंटीग्रेट करती है और उसको मासेस तक ले जाती है। हाँ, हमारे यहाँ पे जो कमी है वो है अच्छे प्रपोजल्स की और अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने वालों की। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी आती है, बट अगर इंटेंट है तो वो जाता है आगे। जी प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये भी है कि सभी अभिभावक चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन ये सभी संभव तो नहीं हो सकते। बाकी छात्र भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे करवाया जाए? क्या और भी ऑप्शंस होने चाहिए शिक्षा के मामले में, या सिर्फ ये पुराने ढर्रे पर हम चलते रहेंगे कि बस बच्चों को इंजीनियर बनाना है, पुलिस अधिकारी बनाना है, ये सब कुछ बनाना है? और भी तो स्किल्स होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये आप मेरे टाइम की बात कर रहे हैं। उस वक्त आमतौर पे कहते थे फौज में भर्ती हो जाइए, पुलिस में भर्ती हो जाइए, और एक था डॉक्टर और इंजीनियर का। ये चार आमतौर पे ये चुनिंदा जो है करियर अपॉर्चुनिटीज होती थी। लेकिन अब जब से ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी इवन काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है प्रोग्राम्स में, और इतने डेवलप्ड जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। हमने कभी अपने ज़माने में सुना नहीं था एक स्कूल ऑफ डिज़ाइन भी अलग से होता है। डिज़ाइन में भी एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, या आप बात करें कि इंटीरियर डिज़ाइन है, इंटीरियर आर्किटेक्चर है, सुनते ही नहीं थे। अब काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता चला है। प्राइवेट संस्थानों ने तो बहुत इसमें अग्रणी उनका योगदान है कि उन्होंने काफ़ी इनको प्रोत्साहित किया है। नाटा के बारे में गांव देहात में हम जाकर के पहले बोलते थे कि एक नेशनल एडमिशन टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जानते ही नहीं थे, लेकिन अभी लोगों को पता लगने लगा है, और धीरे धीरे करके ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड उभर करके आ रहा है। अब अलाइड हेल्थ साइंसेज में पहले मेडिकल केवल एमबीबीएस को ही लेकर के चलते थे, अब जो बीएएमएस भी आ गया है, बीडीएस भी आ गया है। उसके अलावा ये अलाइड हेल्थ साइंसेज में कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी आ गया है, बीएमआरआईटी आ गया है, बीएमएलटी आ गया है, ये अच्छे प्रोग्राम्स है। बीएससी साइकोलॉजी भी एक बहुत अच्छा अपकमिंग फील्ड है जिसमें बच्चे काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं उसमें। तो ये अपॉर्चुनिटीज पैरेलली काफ़ी बढ़ करके आ रही हैं। जागरूकता की जरूरत है, लेकिन अभी बताने की जरूरत जागरूकता की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो थोड़ी देर पहले अभी जो जिक्र हो रहा था कि रिमोट एरियाज में हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे सर कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को पहुंचना चाहिए या प्राइवेट संस्थानों को पहुंचना चाहिए, मैं सर सुशांत यूनिवर्सिटी की तरफ से सादर आमंत्रित करना चाहूँगा वहाँ के बच्चों को। मेरे यहाँ पे उनके समर ब्रेक्स के दौरान 20-20 या 40-40 के बैचेज में बच्चे मेरे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। हम हमारे गेस्ट हाउस में रखेंगे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे, और खाना पीना उनको जो 5 दिन का 7 दिन का जो प्रोग्राम रहेगा वो हमारी तरफ से रहेगा। मैं सादर आमंत्रित करूंगा उनको। बहुत अच्छी बात है सर, इस मंच से एक बेहतर यही उद्देश्य था हमारा कि सरकार और जो निजी संस्थान है या फिर शिक्षाविद आप हैं वो अपनी बात पहुंचा सके, और डायरेक्ट अगर कांटेक्ट होगा तभी बात बन पाएगी, और ये इस मंच से हो रहा है, बहुत बेहतर बात है। एक और मैं ऐड करना चाहूँगा सर, आप जब भी ये मुनासिब समझें कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे आता है, जितना आता है, जितना मेरा एक्सपोजर है, पैन इंडिया बेसिस पे अराउंड 20-30 मेरे पोस्टिंग्स रहे हैं। पहले इंडियन एयरफोर्स में रहा हूँ मैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी 17-18 साल से हूँ। जिन बच्चों को या जिन स्कूल्स में आपको लगता है कि कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको आई ओपनर्स देने की ज़रूरत है, या उनके साथ में एक संदर्भ स्थापित करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, आप कभी भी आप हमें कहें, 2 या 4 दिन का हमें नोटिस ज़रूर दे दीजिएगा। आकर के उन बच्चों से बिल्कुल मुखातिब होंगे और उनको जागरूक करेंगे। ये हमारी तरफ से वादा है सर। आशीष पटेल जी, तभी भविष्य सुधरेगा, संवरेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे देश को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि
अगर उनका विकास होगा तो देश का भी विकास होने वाला है, और इस तरह के अगर प्रपोजल आए तो सरकार को वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजेंद्र जी, आपने बहुत ग्रेशियसली ये हमारे जो हिमाचल के बच्चे हैं उनके बारे में आपने सोचा और ऐसी ऑफर आपने हमारे को दी है। इस पर ज़रूर विचार करके हम लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रही कोई ऐसा प्रपोजल जो कि गवर्नमेंट, जैसा मैं पहले कह चुका, जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वो लोग और गवर्नमेंट को सिंक्रोनाइज होके चलना है। वो भी गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही उन्हें परमिशन दी है वो इंस्टीट्यूट रन करने की। जब परमिशन आपकी आती है तो वो ऐसे दी जाती है, इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के बाद अगर सब कुछ पूरे मापदंड पूरे पाए जाते हैं तभी वो परमिशन कोर्सेज चलाने की मिलती है। बिल्कुल। तो सरकार ने भी कुछ, जैसा मैंने कहा, 4300 के करीब हमारे वहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और इन सभी इंस्टीट्यूशंस को अगर परमिशन मिली है तो सरकार ने कुछ ना कुछ देखकर किया। और आज भी जहां पर जरूरत है वहां पर हम लोगों को उनकी मदद अगर मिलती है तो उसमें मुझे लगता है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और ना हम पीछे हटेंगे। लेकिन प्रपोजल क्या आती है, क्या प्रपोजल है, उसको देखकर, गुण और दोष उसका देखकर उसके ऊपर हम एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी भी है सर, आज सफलता हासिल करनी है तो। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये, जैसा मैं पहले कह चुका, कि बच्चे हमारे, इस बार की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा एक ध्येय है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई है, कई जगह पर कही गई, कई प्लेटफॉर्म से कही गई, कि जो एजुकेशन का सिस्टम होगा हिमाचल प्रदेश में वो दो चीजों का सेंट्रिक होगा। एक स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, वो बच्चों के लिए सेंटर, मतलब जो पहला मैं कह सकता हूं कि किसके लिए वो सिस्टम बने, वो बच्चों के लिए बने। और दूसरा, उनको अच्छी एजुकेशन के लिए जो भी हम काम अच्छा कर सके उसके ऊपर हमें काम करना है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि हिमाचल शायद एक उन स्टेट्स में से एक बहुत बड़ी बात है ये, कि हमारा टोटल जो बजट है उसका 15% से ज्यादा हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में खर्च इस साल करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो मैं मानता हूं कि बाकी शायद प्रदेशों में इससे कम है बजट का प्रावधान, लेकिन हिमाचल में बहुत ज्यादा। चलिए सर, आप यूं ही सोचते रहें छात्रों के बारे में। एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइए क्योंकि समय की कमी है और भी मेहमान हमारे आ रहे हैं। सवाल यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनका तालमेल बहुत जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप समझा सकते हैं अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार, वहां पर एनडीए सरकार केंद्र में, सरकार यूजीसी की बात करूं, ग्रांट की बात करूं, हायर एजुकेशन की बात करूं, तो ज्यादातर केंद्र विश्वविद्यालयों में चला जाता है। बाकी राज्य का क्या, राज्य क्या सोचता है इसके बारे में, क्या कहना चाहेगा? देखिए, ये आपने एक अच्छी बात यहाँ पर उठाई है, लेकिन किसी भी सरकार को अक्रॉस पार्टी लाइंस, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार, लेकिन मेरा मानना, आपका, मैं साफ शब्दों में ये कहता हूं कि हम, हिमाचल प्रदेश भी भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, और हम लोग इस पर चर्चा शायद हमें नहीं करनी चाहिए कि कौन सी पार्टीबाजी की वजह से कहीं पर पैसा मिल रहा है। क्योंकि आज केंद्रीय राज्य मंत्री भी आ रहे हैं जी, तो उनसे भी सवाल किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री भी आ रहे हैं जी, और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें खास कहिएगा कि हिमाचल प्रदेश का वो खास ख्याल रखें। लेकिन साथ में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि शिक्षा, जैसा मैं पहले कह चुका, अगर हिमाचल प्रदेश का बच्चा या हरियाणा का बच्चा, पंजाब का बच्चा, केरला का बच्चा, कोई भी आगे बढ़ता है, कोई भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो सिर्फ अपने प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन अपने देश के लिए कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं, और मैं तो यही चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जी किसी तरह का भी धन की कटौती हमारी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और भी थे, लेकिन मोहित जी, राजेंद्र जी, आशीष जी, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बेहतर चर्चा आपने की, बहुत अच्छे आपने सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बेहद शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, यहाँ तशरीफ लाने के लिए भी और इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सीपीएस हिमाचल प्रदेश जनाब आशीष बुटेल साहब, हमारे दोनों बेहद खास मेहमान जो इस पैनल का हिस्सा बने, जनाब
मोहित नारंग साहब, डॉक्टर राजेंद्र कुमार यादव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं दावा देना चाहूंगी अपने मैनेजिंग एडिटर जनाब सुंदर सोलंकी जी को कि वो आए और हमारे आज के बेहद खास मेहमान जनाब आशीष बुटेल साहब को सम्मान से नवाजे। और मेरी गुजारिश है जनाब डॉक्टर हरीश शर्मा जी से भी, वाइस चांसलर हैं महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के। सर बहुत स्वागत है आपका। इंतहाई अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। बहुत शुक्रिया आशीष साहब यहां तशरीफ लाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चर्चाओं का हिस्सा बनने के लिए भी। और हमारी एजुकेशन को लेकर यह बेहद खास पेशकश लगातार जारी है, चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी रहेगा। ये भी आपको बताते रहेंगे कि दरअसल आज के इस दौर में जरूरत क्यों महसूस हुई कि एक न्यूज चैनल